कलमा पाक कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पाक कलमा शहादत अशहदु अल्ला तुम लोग मेरे साथ आओ। कलमा पाक कलमा शहादत कलमा पाक कलमा शहादत। नजीब मैं आता हूँ, जल्दी ले तू। कलमा पाक कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा पाक कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ 1 मिनट रुकिए। साइड कहाँ है, साइड कहाँ है? ये जफर साहब की मैयत है? जी, ये जफर साहब की मैयत। इसकी तदफीन अभी नहीं होगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्यों नहीं हो सकती सर तफसील इसकी? देखिए जफर साहब की बहुत मशकूक है, इसलिए इसका पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है। पर सर ये तो मैयत की बेहुरमती है, और आप लोगों को इस चीज की इजाजत किसने दी है? ओए, आराम से बैठ। हमारा कोई दिमाग खराब हो जाए में चले आए? एप्लीकेशन आई है तुम्हारी खिलाफ। सर आपकी मर्जी। चीफ वालों को बुलाओ, वो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजाओ। स्ट्रेचर लेकर आओ। साइड में ये। थाना सिटी डिवीज़न को इत्तला मौसूल हुई थी कि उनके इलाके में कोई जफ़र नामी शख्स अपने बेडरूम में मुर्दा पाया गया था। पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मैयत को अपनी तहवील में ले लिया था, जबकि पुलिस को देर हो जाने की सूरत में मैयत को दफना दिया जाता। मैयत बिल्कुल तैयार थी। मकतूल गैर शादीशुदा, और हैरत की बात यह है कि थाने में दरख्वास्त देने वाला मकतूल का सगा भांजा था, जिसके घर में मकतूल की लाश मिली थी। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, क्योंकि बज़ाहिर मकतूल तबाही मौत मरा था। लवाहिकीन का भी यही इसरार था। मकतूल की मौत तबाही हुई है उसका कत्ल, इसका फैसला रिपोर्ट के बाद होना था। और कत्ल तो था, पर किसने किया, इसके लिए पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया मकतूल की बहन के घर से, जहां उसका इंतकाल हुआ था। आपके भाई, मेरा मतलब है जफर अली मरहूम, आपके साथ ही रिहाइश पजीर थे? नहीं, भाई मेरी छोटी बहन रफिया के साथ रहते थे। वो उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उनकी मौत तो आपके यहाँ हुई है ना? उस दिन मामू जब घर आए थे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और हमारा ख्याल था कि वो थके हुए हैं। देखें बीबी, ये केस एक शक की बुनियाद पर सामने आया है। जफर साहब की मौत तबाही थी या कत्ल, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बेहतर यह है कि आप मुझे जफर साहब की ज़िंदगी के बारे में तफसील से बताइए। हम 3 भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ी, भाई मुझसे छोटा, और रफिया सबसे छोटी थी। आप दोनों बहनों की शादी हो गई, पर जफर साहब की नहीं, क्यों? जबकि कोई रुपए पैसे की भी कमी ना थी। भाई एक लड़की राशिदा से बहुत प्यार करते थे, वो हमारी कज़न थी।
दोनों फैमिलीज बहुत खुश थी। और भी राजदा, खाना पसंद आया तुमको? जी बहुत अच्छा था। राजदा, कुछ भी खाना हो हमें बता दिया करो, तुम्हारा अपना ही घर है। चलो भी राजदा, मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। चले। भाईजान, घर छोड़ने जा रहे हैं या कोई और प्रोग्राम है आपका? तुम भी ना बस हर वक्त टो में लगी रहा करो। अरे नहीं नहीं, देर हो गई है, हम घर ही जाएंगे। फिक्र ना करो, तुम्हारी अम्मी से बात करती हूँ कि तुम दोनों की शादी करवा दे। फिर ये बार बार घर आने जाने का मसला भी हल हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? आप लोग मुझे कैद कर लेंगे? मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिल सकूंगी क्या? हम क्या कैद करेंगे, फिर तुम खुद ही कैद हो जाओगी। तुम बहुत बेशरम हो, बड़े भाई के सामने किस तरह जबान चपड़ चपड़ चला रही हो। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं कि शादी कब होगी। बाजी आप भी ना। यार राजदा, चलो यहाँ बैठी रहोगी ना तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। उठो। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर जफर, आज हमने कितना एंजॉय किया ना, तुम्हें पता है? मेरा दिल करता है हम तमाम उम्र ऐसे ही घूमते रहें, एंजॉय करते रहें। जनाब, इसीलिए तो कहता हूँ अब बहनों की बात मान लेनी चाहिए। कौन सी बात? अरे हमारी शादी वाली भाई। इतनी जल्दी क्या है? और हम दोनों जब चाहते हैं मिल तो लेते हैं। मोहतरमा, शादी सिर्फ मिलने का नाम नहीं होता। अच्छा, तो फिर किस चीज़ का नाम है? बहुत भोली हो। भोली भाली तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, आप ही बता दीजिए मिस्टर चालाक। शादी सिर्फ मिलने का नाम नहीं, दो दिलों के मिलने का नाम होता है। वो तो बहुत पहले से मिले हुए हैं। शादी साथ रहने का नाम नहीं। वो भी क्या दिन होंगे, पहले प्यार, फिर शादी और फिर हमारे बच्चे। बस बस बस, अभी बात शादी तक ही रहने दें, आप फैलते ही जा रहे हैं। जाओ यार, सारा टेम्पो ही तोड़ दिया। जनाब, अभी तो मैं बच्चों की शादी भी करवाने वाला था। भाई, बात क्या है? रफिया कह रही थी कि आपको मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जी बाजी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मुझे। तो करो। बाजी, उस दिन आप मेरी और रास्ता की शादी वाली बात कर रही थी ना? वो तो हम दोनों बहनें तुम्हें कब से कह रहे हैं, मगर तुम हो जो अपने बूढ़े होने का इंतजार कर रहे हो शायद। आप कहा ना करें ना। तो फिर क्या करें? बस करवा दें। बड़े फर्माबरदार बन रहे हो तुम। आप बड़ी जो हैं। अरे पगले, मेरे लिए तुम्हारी शादी से ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है? मैं आज ही रफिया से कहती हूँ वो राजदा के घर वालों से बात करे, फिर हम दोनों रिश्ता लेकर जाएंगे। ठीक है? ठीक है मैम। वालदा, जी सर। तुझे किस पे शक है? अपनी माँ पे? मुझसे तुम्हारी ये तन्हाई देखी नहीं जाती। राशिदा की यादें हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। तो राशिदा, तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो भाई। जी, आप तो जैसे बहुत टाइम पे पहुंच जाते हैं मुझे लेने। अच्छा छोड़ो, बात सुनो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। क्या खुशखबरी? मैंने कल बाजी से बात की थी अपनी शादी की। अच्छा, सिर्फ मेरे लिए खुशखबरी है, आपके लिए नहीं है? अरे मेरा मतलब ये नहीं है भाई, हम दोनों के लिए। क्या कह रही थी? जनाब, वो तो बिल्कुल तैयार हैं, बस एक दो दिन में आने वाली तुम्हारे घर। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा मिलना बंद हो गया? क्यों क्यों भाई? आपको नहीं पता, शरीफ लड़कियां शादी से पहले अपने शौहरों से नहीं मिलती। ओहो, मिस बाबरा शरीफ साहिबा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ऐसा ही होगा,
वैसे एक बात कहूँ, आज तुम प्यारी बहुत लग रही हो। सच कह रहे हैं? सामने देखो! भाई बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, मगर राजदा ना बच सकी। ओह, वेरी सैड। बस इस सदमे के बाद मामू संभल ना सके। कहते थे राजदा सिर्फ एक थी, बहुत जोर लगाया, मगर वो शादी के लिए रजामंद नहीं हुए। बहुत प्यार करते थे वो राजदा से। हाँ, भाई का कारोबार बहुत अच्छा था, करोड़ों की जायदाद थी, मगर वाली वारिस कोई भी नहीं था। वक्त गुजरता गया और बालों में सफेदी आती गई। तन्हाई की वजह से उन्होंने छोटी बहन रफिया के साथ रिहाइश इख्तियार कर ली। जफर साहब की अब तक शादी से इनकारी थी। मैंने अभी कुछ अरसे पहले रफिया के घर जाकर आखिरी कोशिश की थी। भाई, मेरी एक बात मानोगे? अब शादी कर लो, मुझसे तुम्हारी ये तन्हाई देखी नहीं जाती। तन्हा कहाँ हूँ, रफिया है, आप लोग हैं ना। बाजी, अब उम्र भी तो निकल गई है ना। कहाँ उम्र निकल गई है, बहुत मिल जाएंगी। अल्लाह ने सब कुछ दिया है, शादी हो जाए, औलाद हो जाए तो भाई फिर से जवान हो जाएंगे। क्यों भाई? सोचूंगा, आप मेरी फिक्र ना करें। राशिदा की यादें हर वक्त मेरे साथ रहती हैं। यादें रखने से कौन मना करता है? चलें, फिर बात करेंगे। अच्छा भाई, हम तो तुम्हारी हर बात मान ही लेते हैं, और तुम हो जो हमारी एक नहीं मानते। अच्छा, मुझे एक काम याद आ गया है, वो करके आ जाऊं, फिर तुम्हारी बात सुनता हूँ। बाजी, आप भी ना बेवक्त बात शुरू कर देती। जब वो नहीं मानते तो क्या जबरदस्ती कराएंगी? मैं तो कहती हूँ शादी हो जाए, भाई की तन्हाई दूर हो जाएगी। आखिर इसमें बुराई क्या है? बुराई है ना बाजी। क्या बुराई है? एक तो उम्र निकल गई है, दूसरा वो करना ही नहीं चाहते। आपको जमाने का नहीं पता, दौलत की लालच में जो भी आएगी वो औरत जायदाद पर कब्जा कर लेगी। तुम क्यों ऐसी बातें सोचती हो? माशाल्लाह, फैसल और इकबाल जवान हो गए हैं, उनका भी तो हक है। सब कुछ हमारा ही तो है। आप हर वक्त शादी शादी क्यों करती रहती हैं? चलो छोड़ो, कोई और बात करो। आप आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है ना, बोल दिया ना। मगर भाई नहीं माने। ठीक है, मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ी तो फिर आपको तकलीफ दूंगा। पुलिस राय के मुताबिक मकतूल जफर अली गैर शादीशुदा और करोड़ों की जायदाद का मालिक था। मकतूल हादसे वाले दिन रफिया के घर आया था और उसी के साथ रिहाइश पजीर था। सईदा के बयान से ये बात भी जाहिर हो रही थी कि मकतूल की छोटी बहन को जायदाद का लालच था। लेकिन क्या सईदा और इकबाल का बयान हकीकत पर मबनी था या फिर हकीकत कुछ और थी? पुलिस ने केस की तह तक पहुँचने के लिए मकतूल जफर की छोटी बहन को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया था। जफर साहब आपके यहाँ रहते थे? जी, वो हमारे साथ ही रहते थे। क्या वो बीमार रहते थे? जी हाँ, वो मुसलसल दवा खाते रहते थे। जिस दिन वो आपके घर से अपनी बड़ी बहन की तरफ गए, उस दिन उनकी तबीयत कैसी थी? वो तो बिल्कुल ठीक थे। मगर आपकी बहन का तो बयान ये है कि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। गलत कह रही हैं वो, अपनी बला हमारे सर डालना चाह रही है। भला कौन सी बला आपके सर डाल रही है वो? वो मौत वाली। मौत तो अल्लाह ताला की तरफ से आई है ना, तो फिर भला बीच में कहां से आ गई? नहीं सर, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। आपको इल्म है कि आपके भाई ने कोई वसीयत भी लिखी थी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि मेरे बाद जो कुछ भी है वो फैसल का ही है।
फैसल ही जायदाद का वारिस है, क्योंकि वो फैसल को अपने बेटे की तरह चाहते थे। जफर साहब की मौत जहर खाने से हुई है, जहर खाने से। ये आपको कैसे पता? आप तो खुद खुदाई फौजदार बनकर आए थे। मैडम, हम खुद खुदाई फौजदार बन के नहीं आए थे, बुलाया गया था हमारे को, एप्लीकेशन आई थी हमारे पास। ठीक है सर, मैं आता हूँ। ओके सर, ओके जी। क्या है ये? सर आज सुबह मेरे मामू का इंतकाल हो गया, उनकी पोस्टमार्टम करवाना चाहता हूँ। तुम्हें किसी पे शक है? जी सर। कहाँ इंतकाल हुआ है? सर हमारे घर पे ही। कौन कौन था तुम्हारे घर पे? सर मैं और मेरी वालदा। वालदा? जी सर। तुझे किस पे शक है? अपनी माँ पे? सर प्लीज सर, आप मेरे साथ चलें सर, वो मेरे मामू को बना दफना देंगे सर। अगर आप सच भी कह रहे हैं तो आपके भाई ने वसीयत आपके हवाले क्यों नहीं की, जबकि वो रहते भी आपके साथ थे? आपको पता है उन्होंने वसीयत में क्या लिखा है? तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वसीयत जाली भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, मगर ये वसीयत उनके वकील ने लिखी है, जिसकी एक कॉपी इस वकील के पास भी है, समझा? और मोहतरमा, आपकी बहन का बयान भी आपके खिलाफ ही जाता है, और जो वसीयत आपके भाई ने लिखी है उस वसीयत से भी आप पे ही शक जाता है, और तुम लोगों के मानने को तैयार नहीं हो। सारे फोन रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। बोलो जहर किसने दिया है? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। सच बोलो, सच, फटाफट। सर गलती हो गई है, दरअसल लालच में आगे थे, हमारा कसूर है, अपने मामू को कत्ल। दरअसल बाजी ने जिद पकड़ ली थी भाई की शादी कराने के लिए। अम्मा मुझे बहुत भूख लगी हुई है, बस जल्दी सब खाना ला दो। जो भी किचन में रखा जाके खा ले। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? वो तेरी सईदा खाला आई थी ना, तो क्या कहा उन्होंने? उसको पता नहीं क्या तकलीफ है, जब आती है तेरी मामू की शादी कराने लगती है, सारी जायदाद को आग लगाना चाहती है वो। सारी जिंदगी खिदमत करते करते हम लोग मर गए, और माल दूसरों का। वाह भाई वाह। सही कह रहा है, मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगी। इकबाल और खाला तो इस तरह जाहिर करते हैं जैसे उन्हें जायदाद से कोई मतलब नहीं। तो फिर ठीक है, मैं कल ही जाकर डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेता हूँ, और आप जाकर मामू से साइन करवा लें। सही कह रहा है, वो तुझे प्यार भी बहुत करते हैं, क्यों नहीं करेंगे वो साइन? और अगर नहीं करेंगे तो? और अब मैं नहीं चाहता कि हम अपनी हर जरूरत के लिए उनके आगे हाथ फैलाएं, तो इस मामले को जितना जल्द से जल्द निपटा लिया जाए उतना हम लोगों के लिए बेहतर होगा। तू फिक्र ना कर बेटा, ये सब तेरा ही है। अच्छा चल अब उठ, मैं तुझे खाना देती हूँ। चल अब उठ भी जाओ। अच्छा तो ये बात है, तुम अंडा नहीं मुर्गी के तलबगार हो। तुझे भी तो समझाया था, जल्दबाजी ना कर, मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद आराम कर लूंगी। अम्मा क्या हुआ? तेरे मामू का फोन था। भाईजान तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मामू दवा तो आप वक्त पर ले रहे हो। हाँ भाई, सारी उम्र वक्त की पाबंदी ही निभाई है, चाहे दवाई क्यों ना हो। जी जी, इस बात के तो हम कायल हैं कि हमारे मामू हर काम वक्त पर ही करते हैं। भाईजान वो रऊफ साहब थे ना, रऊफ? वो जिनकी बीवी मर गई थी, औलाद भी कोई नहीं थी, जायदाद बहुत थी। हाँ हाँ, उनका तो इंतकाल हो गया था। वो तो इंतकाल कर गए, लेकिन उनके पीछे वाले
आज तक अजाब में मुब्तला है। क्यों, क्या वजह है? वही जायदाद का बंटवारा। अपनी जिंदगी में तो कुछ करके नहीं गए, अब सब लड़ रहे हैं, अदालत कचहरियां भुगत रहे हैं। चलो खैर, ये तो होता ही रहता है, हमारा क्या ताल्लुक? भाई आप तो जानते हैं ना, फैसल आपका लाडला भांजा है। हाँ हाँ, तो इसमें क्या शक है भाई? भाई वो आपकी जायदाद का वारिस तो फैसल ही है ना। कहना क्या चाह रही हो, खुलकर कहो। भाईजान आप तो जानते हैं ना, मुझे आपसे किसी बात की कोई लालच नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो हर वक्त आपकी ज़िंदगी की दुआएं करती हूँ। फैसल तू खुद ही अपने मामू से बात कर लेना, ये मामू और भांजे का मामला है, मेरा तो मुंह नहीं पड़ रहा। भाई फैसल, क्या बात है? मामू मैं तो ये चाहता हूँ कि आप बीमार रहते हैं तो आपको किसी किस्म की टेंशन ना रहे। मतलब? हम चाहते हैं कि आप इन कागजात पर दस्तखत कर दें। अच्छा, तो ये बात है। तुम अंडा नहीं, मुर्गी के तलबगार हो। भाईजान फैसल का मतलब ये है कि आपके बाद भी तो सब कुछ इसी का है ना। इससे किसने कह दिया कि सब कुछ इसका है? क्या सईदा और उसकी औलाद नहीं? सारी उम्र खिदमत हमने की और हक भी हमारा है। तो गौर करो तो, तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, तुम्हारी हर जरूरत को मैंने पूरा किया है। लेकिन भाईजान, लेकिन मैं कुछ नहीं, आइंदा मुझसे इस मौजूद पर बात नहीं करना। पर मामू आप समझे नहीं। बस कह दिया ना, चले जाओ यहाँ से। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ कुछ काम है। भाईजान नाश्ता तो करते जाएं। अम्मा कहाँ गए मामू? पता नहीं, नाश्ता करके भी नहीं गए। देख लिया अपने बूढ़े भाई को, कुछ देने को तैयार नहीं है वो। तुझे भी तो समझाया था, जल्दबाजी ना कर, मैं आहिस्ता आहिस्ता खुद आराम कर लूंगी। और जब तक मैं बूढ़ा हो जाऊं तो फिर मुझे क्या करना है? अम्मा तुम्हें क्या लगता है खाला सईदा और इकबाल बहुत सीधे हैं, नजरें लगाए बैठे हैं उनकी जायदाद पर। लेकिन अब तो तूने सारी बात खराब कर ली है। अब तो और जल्दी हो गई है। इससे पहले कि खाला सईदा और इकबाल कुछ करें, मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करेगा तू? अम्मा देख, तेरे भाई को तो मरना है और ये मैंने सोच लिया। क्या कह रहा है तू? अम्मा देख, पूरी शाम इधर बैठ। रफ़िया की पर्सनालिटी में नेगेटिव पैटर्न्स बहुत ज़्यादा आ गए थे, सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। उसने वही चीज़ें अपने बेटे में भी ट्रांसफ़र की। ये सारी चीज़ें जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, क्योंकि वो बच्चा शुरू से अपनी मदर को वही सारी चीज़ें करते हुए देखता आ रहा है। उसने अपनी मदर की सेल्फिशनेस भी देखी है, नेगेटिव पैटर्न्स भी देखे हैं। वो उन चीज़ों को लर्न करता रहा है। लर्न करके उसने अपनी पर्सनालिटी में भी वही चीज़ें डेवलप कर ली। बड़ी बहन ये चाहती थी कि वो किसी तरीके से अपने भाई का घर बसा दे।
बड़ी बहन क्योंकि अपने भाई को स्ट्रगल करते हुए देखती रही है, उसने देखा है कि उसने किस तरीके से मेहनत करके ये सारी चीज़ें जमा की हैं। इस वजह से उसे ये ख्याल था कि अब उसके भाई का घर बस जाए। उसे प्रॉपर्टी से कोई इशू नहीं था, उसे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। लेकिन छोटी बहन जो कि हमेशा अपनी हर डिज़ायरेबल चीज़ लेती रही है, उसने कभी किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं किया है। वहाँ पर भी उसके माइंड में सबसे पहले बात यही आई कि बस किसी भी तरीके से ये सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिल जाए, मैं अपने बहन भाइयों से ज़्यादा बेहतर हो जाऊं, मेरे बच्चे उनसे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। वहाँ पर उसे अपने भाई की कुर्बानी नहीं याद आई कि उसने किस तरीके से कुर्बानियाँ देकर उसे इस मुकाम तक पहुँचाया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? आखिर बात क्या है, बोलो तो सही। मैंने जिंदगी में इनकी हर ज़रूरत पूरी की। अब मेरा तो वहम गुमान भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में मुझसे हिस्सा मांगे। भाई मुझे इस बात का अंदाज़ा था। बाजी, आज फैसल ने इस तरह बात किया, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि अल्लाह हाफिज भाई, अपना ख्याल रखना। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। अम्मा, क्या हुआ? तेरे मामू का फोन था। क्यों परेशान हैं आप? तेरे मामू बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या है, किसी को खुदा याद ही नहीं है, सबके खून सफेद हो गए। अम्मी हुआ क्या है, बताएं तो सही, पूरी बात तो बताएं। वो है ना तेरी खाला, उसने और फैसल ने सारी जिंदगी तेरे मामू को लूट कर खाया है। अम्मा मैं तो कहता हूँ मामू से कहें कि हमारे पास आ जाएं, बेशक जायदाद किसी भी ट्रस्ट के नाम कर दें, ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। वो कह रहे थे चक्कर लगाऊंगा, मैं करूंगी बात उससे। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, परेशान मत होना। अल्लाह हाफिज बेटा। मैंने आपसे माफ़ी मांग ली है, सईदा बाजी को कुछ ना बताइएगा। जो हुआ वो भूल जाओ। तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सर में शदीद दर्द हो रहा है। भाई भाई भाई, खाना खा लो, रात हो गई है। भाईजान, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, सईदा बाजी की तरफ जा रहा हूँ। कई दिनों से बुला रही थी, जाने ही नहीं हुआ वहाँ पर। तो खाना खाकर चले जाते। नहीं, अभी भूख नहीं है। भाईजान, आप अभी तक हमसे नाराज हैं। मैं तुमसे क्यों नाराज होगा? और वैसे ही फैसल बच्चा है, उसकी मैंने किसी बात को बुरा नहीं माना है। अच्छा, तो मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। चलो ठीक है। अम्मा, ये बुढ़ा कहाँ जा रहा है? तेरी सईदा खाला के घर जा रहे हैं। अम्मा देख, यही मौका अच्छा है, वरना ये बुढ़ा खाला के घर जाकर सब कुछ बता देगा और हम हाथ मिलते रह जाएंगे। इसका किस्सा आज ही खत्म करते हैं। कह तो तू ठीक रहा है, फिर क्या करें? सब्र कर, मैं बताता हूँ। वो गोलियां कहाँ हैं? वो तो मैंने इस कबर्ड में रखी है। यही मौका अच्छा है, खत्म कर दे इसका किस्सा।
क्या हाल अम्मा? सेल्फिशनेस जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर इंसान अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचता। ये एक वो चीज़ है जो कि अच्छी खासी फैमिलीज़ को ख़त्म कर देती है। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने लगता है, अपने लिए जीने लगता है। ये ले, इसको कहीं दूर जाके फेंका। ये ले भाईजान चाय। भाईजान, मैं ये कह रही थी कि अगर देर हो जाए तो वहीं रुक जाइएगा। हाँ, मेरा भी यही इरादा है। भाईजान, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली है। सईदा बाजी को कुछ ना बताइएगा। तुम छोड़ इन बातों को, जो हुआ वो भूल जाओ। मैं भी भूल गया। मुझे उम्मीद थी भाईजान कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। फैसल को मैंने बहुत डांटा है और वो शर्मिंदा भी है। बच्चा है ना भाईजान, उससे बात करने की तमीज़ नहीं है अभी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ये क्या है भाईजान? इसमें कुछ काम के कागजात हैं। ये करता हूँ, बाजी की तरफ जाऊँगा। अच्छा। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की छोटी बहन और भांजे ने पुलिस की सख्ती के सामने जफर अली के कत्ल का इतराफ़ कर लिया था। मुल्जिमान का कहना था कि वो लालच में आ गए थे। पुलिस को बयान देते हुए मुल्जिमा रफ़िया ने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि मकतूल जफर की मौत उनके घर में हो, इसलिए उन्होंने उस वक्त का इंतज़ार किया जिस दिन जफर अपनी बड़ी बहन सईदा के घर जा रहा था। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जब मकतूल अपनी बड़ी बहन के घर पहुंचा तो उसकी तबीयत ख़राब थी। भाई, थोड़ा सा खाना तो खा लो। नहीं बाजी, मेरा मूड नहीं है। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। हाँ, सही है। जब अपनों के दिल काले हो जाए तो दुख तो होता ही है ना। अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाता है। इकबाल बेटा। जी मामू। ज़रा वो ब्रीफकेस देना मुझे। बाजी, ये ब्रीफकेस है, अपने पास संभाल के रख लें आप। अरे कुछ नहीं, कल वकील के पास गया था मैं। मामू, डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। कल मैं वकील साहब के पास गया था। इसमें कुछ कीमती कागजात हैं। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगा। अम्मी, मेरा ख्याल है मामू को आराम करने दें। हाँ, मैं 2-3 दिन इन्हें कहीं जाने थोड़ी दूंगी। ये यहीं पर रहेंगे। आप जाएं, आराम करें। आए मामू, आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। चलो बेटा। भाई, 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 खाना खा लो, रात हो गई है। भाई, 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 जफर,
जफर, इकबाल, जफर, जफर उठो, इकबाल बेटा इधर आओ, जफर, जफर क्या हो गया, जफर, इकबाल, इकबाल, बेटा इकबाल ये आओ, बेटा मामू, इकबाल, तुम्हारे मामू को देखो क्या हो गया, मामू, जाओ जाओ तुम डॉक्टर को बुला के आओ, जाओ जाओ माँ जबर उठो, जबर आगे खोलो, जबर उठो, जबर तुम्हारी बाजी आई है, उठो। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा रफ़िया और मुलजिम फैसल को बाकायदा गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मकतूल की बड़ी बहन सईदा और उसका बेटा इकबाल दोनों को बेकसूर साबित होने पर छोड़ दिया गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान मकतूल की मौत को तबई मौत करार देकर दफनाना चाहते थे, लेकिन मकतूल के बड़े भांजे इकबाल की बरवक्त इत्तला ने मुलजिमान की इस चाल को नाकाम बना दिया था और मुलजिमान अपनी तमाम तर चालाकियों और मनसूबाबंदी के बावजूद कानून से न बच सके और अब जेल में अपने अंजाम के मुंतजिर हैं। मेरे सजदों का कोई अजरो सवाब आएगा, अब्र बरसेगा या फिर कोई शहाब आएगा। देखो इंसान को फिरौन बना फिरता है, भूल बैठा है कभी यौमे हिसाब आएगा।